अपन बोल रहे थे कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के नंबर ऑफ वेज अपन को पता है। कभी कभी मतलब वो क्या करते हैं ना कि जैसे वेट इन ग्राम डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो अपन को थोड़ा सा मतलब अपन को चेक करना होगा क्वेश्चन में कि यार डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है ना, मैं वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मोल्स अगर चाहिए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जैसे कभी कोई लिक्विड होता है, उसको वॉल्यूम गिवन होता है, उसको लिक्विड की डेंसिटी गिवन होती है और उसके मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसका वेट आ जाएगा, बस लिक्विड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो मोल्स बता दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन को मतलब कॉमन सेंस यूज करके और फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो अपन कहेंगे सर मूल कॉन्सेप्ट तो पहले भी पढ़े थे, अब क्या नया करने वाले हैं? तो अभी वाला जो मूल कॉन्सेप्ट है ना, उसको अपन नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। तो अपन उसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, ठीक है ना। अपन उसे बोलेंगे स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री होता है, राइट, स्टोइकोमेट्री होता है दैट इज कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। जो हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे उन पे बेस्ड कैलकुलेशंस करने को अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। सो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। तो जो केमिकल रिएक्शन अपन लिखेंगे उन पे बेस्ड जो हमारे कैलकुलेशंस होंगे उसको अपन स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। कैलकुलेशन जनरली हम तीन टाइप से करेंगे। एक तो अपन मास गिवन होगा तो मास कैलकुलेट किया, मास गिवन था, बट जो भी कैलकुलेशन होते हैं केमिस्ट्री में मोल्स के थ्रू होते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको मोल्स पूछा। तो मास से मास कैलकुलेट किया तो अपन उसे कहते हैं मास मास रिलेशनशिप को बोलते हैं अपन मास और मास रिलेशनशिप। एक तो इस टाइप का होगा, दूसरा मास वॉल्यूम, मतलब मास या वॉल्यूम में आपस में कन्वर्जन, उसको अपन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं, और एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम, इस टाइप का रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, दैट विल बी द स्टोइकोमेट्री। अब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो हमें फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक केमिकल रिएक्शन में अब मान लो उनसे कहा कि अपने पास कोई कंपाउंड है, उसका डिकम्पोजिशन कर दो, तो डिकम्पोजिशन से कुछ बनता है, तो हम सोचेंगे डिकम्पोजिशन से क्या बनता होगा, पहले तो यही पता होना चाहिए तुमको, बनाऊं क्या। तो जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उस टाइप के रिएक्शन से। तो ठीक है, विल राइट लिख दिस कि भाई ठीक है, कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वगैरह होते हैं। और थोड़ा सा अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन चेक कर लेते हैं, व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसमें पढ़ लेते हैं अपन की डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन से क्या क्या पूछ सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन से पूछ सकते हैं, तो अपन लिख लेते हैं ऐसे, ऑल मेटल कार्बोनेट्स। अगर अपन को मेटल कार्बोनेट्स गिवन है तो अपन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन लिख रहे हैं, ऑल मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल कार्बोनेट्स। सारे मेटल कार्बोनेट को अगर हीट करके डिकम्पोज करूंगा ना, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब जरा एग्जांपल दो कैसे मतलब हमें लिखना है, तो अपन कहेंगे जैसे अगर मेरे पास लिथियम कार्बोनेट है, तो मैं लिथियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करूंगा तो इट विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। लिथियम पे +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसलिए अपन पे इस पे +1 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो जब भी अपन कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं ना, जैसे अपने पास ऐसे गिवन होता है, अपने पास सोडियम होता है और सोडियम पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। तो जो चार्ज होते हैं ना, हमेशा अपन नंबर को ना एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे एक्सचेंज करना होता है।
टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। वैलेंसी अपन को सभी की पता होती है, अगर आपको वैलेंसी का थोड़ा आइडिया है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो। जो इसका वैलेंसी होगा वो इसका नंबर होगा, जो इसका वैलेंसी होगा वो इसका नंबर होगा। तो मैंने लिथियम को Li2 और एक ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया, दैट इज Li2। ऐसे ही मैं सल्फेट को एक लिखूंगा और सोडियम को 2 बार लिखूंगा, तो सोडियम सल्फेट। दैट इज हाउ वी फॉर्म द मॉलिक्यूल। तो अगर ये डिकम्पोज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा है कि भाई मेटल ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा, तो ये आपका अपन को मिल जाएगा। हाँ, ऐसे बना, राइट। तो ऑक्सीजन की वेरिएबल वैलेंसी होती होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके साथ अटैच्ड है। मेटल के साथ होगा तो -2 होगा, राइट। तो विल राइट। मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो अपन कहेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2। अगर आपको कुछ पूछना है तो ही अनम्यूट करना, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखना, ठीक है सर? वो लिथियम कार्बोनेट का स्टेट में लिखा है, वो दिख नहीं रहा ठीक से। लिथियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इधर नीचे लिखा है, ये सॉलिड नीचे लिखा नहीं। हुआ, ये सॉलिड लिखा हुआ, सॉलिड। ओके सर। ये अपन ने सॉलिड, क्योंकि अपन फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं ना, एरो बना दिया तो अपन को पता है कि वो तो गैस होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपन को थोड़ा फिजिकल स्टेट भी पता रहे ना, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इसको डिकम्पोज करो तो ये तो उड़ जाएगा, मतलब गैस, अपन सबको पता है उड़ जाएगा, वो नहीं मिल जाएगा। तो ये सॉलिड बचेगा, जो रेसिड्यू बचेगा सॉलिड वही है। मतलब पहले अपने पास मैग्नीशियम कार्बोनेट था, बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा, तो मास कम हो गया होगा। पहले ज्यादा था, कम हो गया क्योंकि कुछ तोड़ गया, लाइक दैट। सी, अब कोई भी कार्बोनेट लिखो आप, मैं उसको डिकम्पोजिशन ऐसे लिख दूंगा। कोई भी कार्बोनेट लिखोगे आप तो मैं कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन ऐसे लिख दूंगा, मेटल का ऑक्साइड लिखूंगा और CO2 ऐसे लिख दूंगा। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड। सो लेकिन अपन को एक बात पता होना चाहिए, नोट करके अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज द कार्बोनेट ऑफ alkali metal. The carbonate of alkali metal. Alkali metal होता है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लाइक दैट दे आर कॉल्ड alkali metals. Except lithium, except alkali, do not decompose on heating. Do not decompose on heating. मतलब अल्कली मेटल में लिथियम के अलावा बाकी कोई दूसरा कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट है, अल्कली मेटल कार्बोनेट, K2CO3 है, रुबिडियम कार्बोनेट है, सीजियम कार्बोनेट है, ये सब डिकम्पोज नहीं होते हीट करने से। दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीट बिकॉज दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब हीटिंग के लिए उनका स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड हाई थर्मल स्टेबिलिटी। इनके अलावा बाकी सारे कार्बोनेट डिकम्पोज एंड दे विल डिकम्पोज। अल्कली मेटल आल्सो इंक्लूड ग्रुप 1 ना सर? हाँ, अल्कली मेटल इज ग्रुप 1। अब somebody is Okay, asking, हाँ, somebody is asking मतलब बीच बीच में ना, जैसे कि भाई मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, they are not alkali metals, they are alkaline metals, they are alkaline. What is difference between alkali and alkaline? Alkali means base and alkaline means base जैसे। भाई दोनों में डिफरेंस है ना, बेस और बेस जैसे, राइट ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली यस सर। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जैसे, यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके जैसा कोई भी होगा उसको उतनी इज्जत नहीं मिलने वाली, तो यस, है ना।
अल्कली मतलब बेस, बेस मतलब अपने लिए स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। फिर ये तो बेस जैसे हैं वो तो बेस है, विल टॉक लाइक दैट, है ना? तो लाइक दैट वी विल सी दैट। सो अब वो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मेरे चाचा और मेरे चाचा जैसे, तो चाचा ही होंगे भाई, चाचा जैसे मतलब चाचा कोई दूर के रिश्तेदार होंगे, अपने रिलेटिव्स होंगे, हो गया तो ठीक है। तो विल राइट लाइक दिस है। अब कोई हमें ये थोड़ा सा पार्ट ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल में लिथियम के अलावा बाकी कोई डिकम्पोज नहीं, बाकी सारे डिकम्पोज, ऑल मेटल बाइकार्बोनेट्स, all metal bicarbonates decompose to give metal carbonate, carbonate plus CO2 plus H2। ये थे। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आपने बोला कि हीट मतलब वो डिकम्पोज नहीं होता ना हीटिंग पे, सो फिर वो फर्स्ट इक्वेशन में कैसे हुआ? ये छोटा सा ब्रैकेट में कुछ लिखा था, एक्सेप्ट लिथियम। हाँ लिखा था ना अपन ने। ओके। अभी और भी धीरे धीरे मतलब सेंटेंसेस कुछ है जो बोलूंगा मैं, लेकिन अपन देखेंगे क्या करना है। तो जैसे अपन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई, आप एग्जाम्पल लिख दो, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखे वैसे यहाँ लिख लो। अपन लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, डिकम्पोज कर देता हूँ। तो आपने कहा मेटल का कार्बोनेट बना देना, लो भाई बना दिया। ये मेटल है, ये उसका बाइकार्बोनेट है। देख कार्बोनेट होता है ऐसे, बाइकार्बोनेट होगा ऐसे, उसमें एक प्रोटॉन डाल दो तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। मतलब अच्छा सल्फेट होता है ऐसे, मतलब नेगेटिव चार्ज आगे पीछे ऐसे भी लिख सकता था ना। और बाइसल्फेट होता है ऐसे, ये बाइसल्फेट, ठीक है चलेगा। मतलब सल्फेट में एक हाइड्रोजन डाल दो बाइसल्फेट हो जाएगा, कार्बोनेट में एक हाइड्रोजन डाल दो बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट है वो मेटल कार्बोनेट बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। इसमें सोडियम कार्बोनेट लिखना है तो मुझे ट्वाइस बैलेंस करने के लिए लिखना ही पड़ेगा, बैलेंस है आपका रिएक्शन, ठीक है। यस सर। फिर मान लो अपन ने लिखा ऐसे, दैट इज लिथियम बाइकार्बोनेट, तो अपन कहेंगे ठीक है सर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर लिखूंगा तो डिकम्पोज करूंगा, बाइकार्बोनेट चाहिए बाइकार्बोनेट। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिखोगे सर तो फिर आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, क्यों? बाइकार्बोनेट पे आपने -1 चार्ज लिखा था और मैग्नीशियम पे +2 होता है, तो आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। तो फिर बनाओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो अपन कहेंगे देखो सर अभी अभी आपने बताया मुझे कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो डिकम्पोज करके तो वो MgO बनाता है प्लस CO2 बनाता है, तो ये बनने के बाद फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा क्या? होगा ना, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अपन कहेंगे फिर सर आप एक बात बताओ, आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिख रहे हो और डिकम्पोज करके बना रहे हो MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2, तो फिर मैं इसको वापस नहीं डिकम्पोज कर सकता है ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ तो ओवरऑल रिएक्शन फिर तो मैं ऐसे लिखूंगा, भाई मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करो तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 CO2 बनेंगे और 1 H2 बनेगा। तो ऐसे बनना चाहिए फिर तो ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बनने चाहिए फिर तो, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बनेंगे, राइट। जो बाइकार्बोनेट्स बनेंगे वो इस टाइप से, ठीक है। सो मतलब इसको मैं फर्दर डिकम्पोज करके लिख सकता हूँ। अगर किसी का कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और वो बाइकार्बोनेट से अगर अपन कार्बोनेट बना रहे हैं तो अपन उसे फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो
और उसको लिखेंगे MgO प्लस CO2, मतलब अपन प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि भाई देखो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा तो 1 मोल ये बनेगा, MgO बनेगा, और 2 CO2 बनेंगे और 1 H2O बनेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्दर डिकम्पोज होता है। लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन बाकी होते हैं, जो होते हैं वो अपन डिकम्पोज करेंगे, राइट। तो अपन कहेंगे और लिथियम बाइकार्बोनेट होगा तो भी डिकम्पोज होगा। मतलब बाइकार्बोनेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आप बता रहे थे कि इधर ये डिकम्पोज नहीं होते बाकी सब होते हैं, पर कहेंगे नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सारे ही बाइकार्बोनेट डिकम्पोज। सो मैं बना लूंगा इसमें लिथियम बाइकार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट बनाता हूँ, प्लस CO2 बनाता हूँ, प्लस H2 बनाता हूँ। जैसे सोडियम लिखा वैसे इसको ये अपन बता दें, ठीक है, ओके। अब अपन कहेंगे कि भाई देखो, यहां पर फिर अपन एक बार थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वो क्या कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना, ऑल अल्कलाइन, मैंने अल्कलाइन कहा है, बाइकार्बोनेट्स। सर लिथियम की वैलेंसी 1 होती है ना? हाँ, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है ना। अच्छा, उसको ट्वाइस कर दिया मैंने, इसको थोड़ी कर दिया, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक्चुअली कुछ और लिखना चाह रहा होगा ना, फिर लिथियम ही बता दिया, क्योंकि वो किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा ना बीच में, तो मुझे लगा कि उसको आंसर देना चाहिए ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार तुम लोग पूछते हो फिर बाद में वो आंसर आ ही जाता है, और कभी कभी तुम लोग जल्दी पूछ लेते हो उसको, तो मुझे लगता है यार उसको बोलूं या ना बोलूं। ठीक है, तो ठीक है, ऑल अल्कलाइन बाइकार्बोनेट्स आर लिक्विड्स। जितने भी अल्कलाइन बाइकार्बोनेट है वो सब लिक्विड है। मतलब इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो सब लिक्विड है, दे आर लिक्विड्स। मतलब सारे लिख दिया अब आपने, उसमें मतलब एक्सेट्रा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, दे ऑल आर, दे ऑल फॉर्म लिक्विड बाइकार्बोनेट्स, राइट। ठीक है, फिर अपन थर्ड पॉइंट, ऑल मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव, हाँ, ऑल मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ताकि वो अपन को थर्ड वाला भी दिखे। तो अपन ने लिथियम बाइकार्बोनेट लिखा था, और इसको डिकम्पोज करके अपन ने लिथियम ऑक्साइड लिखा था, प्लस CO2 लिखा था, प्लस H2, ये वाला 3 रिएक्शन लिखा एग्जाम्पल। मैंने कहा ऑल मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव, जितना भी मेटल नाइट्रेट है ना, दे विल डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस, ये बनाएगा। तो अपन के एग्जांपल दे दो, तो अपन के एग्जांपल ले लो। अगर मेरे पास लिथियम नाइट्रेट है, मैं इसको डिकम्पोज करूँ, तो मैं इसको लिथियम ऑक्साइड लिखूंगा, प्लस NO2 लिखूंगा, प्लस O2 लिख देता हूं, तो बैलेंस हो जाएगा। लो भाई बैलेंस, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 2, इधर 3 नहीं, तो लो भाई बैलेंस हो गया, क्योंकि वैसे भी लिथियम इधर 2 था ना, लो बैलेंस आपका देख लो। तो रिएक्शन जब भी गिवन हो ना, बैलेंसिंग जरूर चेक किया करो, चाहे वो रिएक्शन गिवन हो बैलेंस्ड क्यों ना, लेकिन आप बैलेंसिंग चेक नहीं करो। दूसरा चेक करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। सर बोर्ड शायद ब्लर दिख रहा है। बोर्ड सर हाफ O2 कर सकते हैं? हाँ, हाफ O2 लिखा है क्या अपना? रुको 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 रुको, बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है, किसी एक को ही दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा ब्लर है सर। हाफ O2 लिख सकते हैं क्या? मतलब बैलेंसिंग में हाफ कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते,
मतलब बाद में अगर प्रेडिक्ट करना है अपन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, भाई पूरा रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अच्छा ठीक है सर। इसको 4 कर लेना, इसको 2 कर देना, इसको 4 कर देना और इसको O2 कर देना, हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हाफ लिख देना। लेकिन अगर कभी अपन से मोलर कोफिशिएंट पूछे ना कि बताओ इस रिएक्शन में मोलर कोफिशिएंट लिथियम नाइट्रेट और लिथियम ऑक्साइड का क्या क्या होगा, तो 4:2 ही बताना। क्योंकि जब मोलर कोफिशिएंट अपन से पूछा जाए तो मैं बताऊंगा वो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस में कि कभी अपन हाफ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, फ्रैक्शन में कभी नहीं बताएंगे किसी मोलर कोफिशिएंट। अब अगर अपने पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट लिखता हूं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट ऐसे होगा, नेक्स्ट एग्जांपल में है, अपन डिकम्पोज करेंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और बनाएगा NO2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ये, फिर अपन कहेंगे बाकी नाइट्रेट्स में मतलब ऐसे अपन डिकम्पोज कर लेंगे। So all metal nitrates will decompose to give metal oxide plus NO2 plus O2. Balance. Except nitrates of alkali metal. Nitrate of alkali metal. Except lithium. Decomposes. तो अगर मेरे पास NaNO3 गिवन है और ये सॉलिड है, ऑब्वियसली बात है, डिकम्पोज करेगा ना तो ये NaNO2 बनाएगा बस। हाँ, मतलब मेटल नाइट्रेट जो है वो मेटल नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्रेट की जगह क्या बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा। NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, ये नाइट्राइट। अब होता क्या है कि नाइट्रेट का स्टेबिलिटी बाकी अल्कली मेटल नाइट्रेट का स्टेबिलिटी बाकी नाइट्रेट से थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो सारा डिकम्पोज नहीं होता है एक साथ हीटिंग कर, बाकी सारे मेटल डिकम्पोज हो जाते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल नाइट्रेट। बट लिथियम इसमें होगा, लिथियम और मैग्नीशियम की तो पक्की दोस्ती होती है, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा। उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ सर था हम लोग को। हाँ वो अपन पढ़ेंगे आगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। अभी अपन ऐसे ही याद रख लेते हैं, उनकी पक्की दोस्ती होती है, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा। अगर यहाँ लिथियम डिकम्पोज मैग्नीशियम डिकम्पोज हुआ इसलिए लिथियम भी हुआ, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे डिकम्पोज हुआ तो लिथियम को तो होना ही था, या तो सभी होते, कोई एक्सेप्शन दिया ही नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि यहाँ पर आपने जो लिखा ना ऑल अल्कलाइन अर्थ बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड ना, लिथियम बाइकार्बोनेट भी लिक्विड है, बाकी सारे सॉलिड। देखो कितनी पक्की दोस्ती है, मतलब जो मैग्नीशियम करेगा वो मैं करूंगा, मतलब लिथियम करेगा। ये डिकम्पोज होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो लिथियम भी होता है, बाकी नहीं होते, पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी अल्कली मेटल से अलग होती है, ठीक है। हमें क्या फर्क पड़ता है, अब हमने हमें नाइट्रेट बताया ना कैसे डिकम्पोज होगा, हम उसमें करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें डिकम्पोजिशन पता चल गया कि कैसे डिकम्पोजिशन लिखने हैं। फिर अपन अदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ छोटे छोटे, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा कि भाई एक जनरलाइज लिख लिया कि कार्बोनेट होंगे तो क्या होगा, राइट। अगर नाइट्रेट होंगे तो कैसे डिकम्पोज होंगे, अगर बाकी अदर्स होंगे तो कैसे डिकम्पोज होंगे, वो अपन ने। NaNO2 is a solid, yes, NaNO2 is a solid, बिल्कुल। सोडियम नाइट्रेट भी सॉलिड है, NaNO2 भी सॉलिड है, आप उसे लिख सकते हो, ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है, तो दे सॉलिड्स, ठीक है। बट NO2 is a gas, O2 is a gas, वो बिल्कुल।
दिस इज द सॉल्ट। अदर डिकम्पोजिशन में अपन ऐसे कर लेते हैं, अदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन और कर लेते हैं अपन डिकम्पोजिशन के, तो अपन उसमें लिख लेते द डिकम्पोजिशन ऑफ the decomposition of the salt of inert metals. Inert metals. अब inert metal में अपन कहेंगे जैसे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, इस टाइप के इनर्ट मेटल्स होते हैं जो जनरली इजीली रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन वगैरह से। दे आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव मेटल्स। तो उनका जो डिकम्पोजिशन होगा, जैसे सिल्वर कार्बोनेट है, विल राइट लाइक दिस सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, क्योंकि सिल्वर पे +1 चार्ज है। इसको डिकम्पोज करूंगा तो आई गेट दिस प्लस CO2 प्लस O, ऐसे डिकम्पोज। व्हाइट इज सो, ये ऑक्साइड बनाते ही नहीं। डिकम्पोज करोगे तो जिस टेम्परेचर पे डिकम्पोज करोगे उस टेम्परेचर पे इसका ऑक्साइड बनता ही नहीं, दे आर अनस्टेबल। अगर सिल्वर और गोल्ड का ऑक्साइड बनता तो थोड़ी देर में क्या होता, हमने गोल्ड का कुछ रिंग पहना, थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज होकर गायब हो गया, तो उनके ऑक्साइड बनते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट मेटल्स। तो जो भी इनर्ट मेटल्स होंगे उनके डिकम्पोजिशन में मेटल ऑक्साइड कभी नहीं बनाएंगे। उनके डिकम्पोजिशन में मेटल ऑक्साइड कभी नहीं बनाएंगे, राइट? तो मेटल ऑक्साइड कभी नहीं बनाना है, चाहे वो कोई भी हो। अगर अपन को मेटल के इनर्ट मेटल से अगर उनके नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर गिवन है तो हमेशा कभी भी अपन उनके ऑक्साइड नहीं, दे विल डिकम्पोज टू गिव मेटल। ठीक है, ठीक है। बाकी डिकम्पोजिशन में जैसे अपन लिखेंगे, हमारे पास गिवन है, मान लो कोई मेटल, कोई सॉल्ट का ऑक्साइड है, दीज आर ऑक्साइड ऑफ सॉल्ट, ऑक्साइड ऑफ सॉल्ट। तो पोटेशियम क्लोराइड था, उसका सॉल्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड ऑफ सॉल्ट। पोटेशियम क्लोराइड है, उसका सॉल्ट। तो कभी भी वो सॉल्ट ब्रेक नहीं होगा, मतलब KCl के साथ अपन को O2 लिखना पड़ेगा, द डिकम्पोजिशन विल बी लाइक दैट। ठीक है ना, द डिकम्पोजिशन विल बी लाइक दैट। तो अपन कहेंगे उससे बैलेंस कर लेते हैं, ये थ्राइस है तो इसको 3 लिख लेते हैं और फिर इसको ट्वाइस कर लेते हैं तो बैलेंस, राइट? तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको 3/2 कर देते हैं, ये 3 था, इसको 3/2 कर दिया, फिर मैंने मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया रिएक्शन को, तो भी कर दिया। दिस इज डिकम्पोजिशन। अब जैसे कोई आयनिक कंपाउंड का ऑक्साइड था तो आपने आयनिक कंपाउंड को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि डिकम्पोजिशन को तो वो थोड़ी ब्रेक होते हैं। हाँ, अगर इसकी जगह कोई नॉन मेटल कंपाउंड होता, जैसे नॉन मेटल्स होते, इसमें तो सारे के सारे नॉन मेटल हैं, मेटल और कैटायन एनायन है ही नहीं। तो अगर सारे के सारे नॉन मेटल हैं, चाहे वो H2SO4 हो या H2SO3 हो, कोई भी, वो डिकम्पोज होंगे वाटर और ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड। अगर कोई ऑक्साइड से तो एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। KCl2 नहीं समझा। इसमें ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो इसमें दोनों में अच्छा खासा आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो फिर आपने कार्बोनेट वगैरह में कैसे डिकम्पोज कर दिया, तो अपन ने कहा ना, कार्बोनेट में कहा डिकम्पोज किया हमने, इसको थोड़ी डिकम्पोज किया, इसके अट्रैक्शन को हमने तो इसको डिकम्पोज किया। हमने तो कार्बोनेट को डिकम्पोज।
आयनिक बॉन्ड को थोड़ी डिकम्पोज किया, लेकिन इसमें जो एक से ज्यादा नॉन मेटल थे वो तो डिकम्पोज करूंगा ना। अब इसका नॉन मेटल तो डिकम्पोज किया ना, लेकिन कैटायन एनायन को नहीं किया मैंने। फिर पोटेशियम और क्लोराइड था, लेकिन जो ClO3 माइनस था उसको तो डिकम्पोज करूं ना, उसको तो डिकम्पोज करूं ना, उसको डिकम्पोज किया मैंने जैसे कार्बोनेट में, राइट ना। तो अपन डिकम्पोज नहीं समझा था। फिर भी नहीं समझा? अरे बाबा, पहले तो देख लेते हैं अपन। अच्छा देख, एक बात बता, जैसे मेटल कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अपन को पता है मैग्नीशियम होता है +2 और कार्बोनेट होता है -2। बताओ मैग्नीशियम को डिकम्पोज कर सकता है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन मैं इसको कर सकता हाँ सर। हूं। तो अपन कहेंगे अगर कर सकते हो तो कुछ स्टेबल बना। लो बना दे। यस सर। तो अपन ने कहा ठीक है, जब ये ऐसे डिकम्पोज करके ऑक्सीजन होगा ना, ये माइनस चार्ज कहाँ ले जाए? तो अपन ने कहा रखो उस माइनस चार्ज को, इसको इसके साथ कंबाइन कर देना है, ये तो डिकम्पोज हो नहीं सकता। भाई इस चार्ज को तो रखना पड़ेगा ना, ये थोड़ी डिकम्पोज हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज ना तो CO2 से रिएक्ट कर सकता है, ना हाफ O2 से रिएक्ट कर सकता है, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। यस सर। बना दिया। अब वैसे ही मैंने कहा कि मेरे पास KCl होता है, मैंने कहा इसको तो डिकम्पोज कर नहीं सकता, इसको कर देता हूं। ऐसे कर दिया इसको डिकम्पोज। तो इस पे +1 चार्ज था ना, तो मुझे ऐसा एनायन लेके आना था जिसपे -1 चार्ज आता है, तो मैंने इसको बना दिया KCl। तो KCl को जब अपन ऑक्सीजन से, बहुत सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना, इसको हीट करेंगे ना, तो ये पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड बन जाएगा, ये बन गया। तो अपन ने कहा जब इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन को हटा दो डिकम्पोज करके, KCl तो स्टेबल था, तो तभी तो आपने हीट किया, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, तब भी ये इसमें ऐड हो गया था। तो जब हीट करेंगे तो डिकम्पोज करने के लिए तो ये ब्रेक नहीं होगा, ये डिकम्पोज होकर अलग हो जाएगा। नॉन मेटल वाला पार्ट ही डिकम्पोज होता है, मेटल वाला पार्ट कैसे डिकम्पोज होगा? वो थोड़ी डिकम्पोज होगा। अपन ने क्या किया, इसको तो वैसे ही रखा, इसको माइनस और प्लस रखा, उसको डिकम्पोज कर दिया, O3 को, ऑक्सीजन को हटा बना दिया। सर वो ऑक्सीजन का वो कोएफिशिएंट 3/2 होगा ना? लिखो ना, तो 3/2 अपन लिखेंगे तो फिर बाद में रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई भी किया ना अपन, 2 से मल्टीप्लाई भी किया ना अपन, ये 3/2 था ओके। ना। अब मल्टीप्लाई कर दो पूरा रिएक्शन 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 कैंसिल हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया। तो नॉन मेटल्स थे और डिकम्पोज कर दिया अपन ने कि भाई देखो, और अपन कहेंगे नहीं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, तो हाँ तो ठीक है ना, इसको भी डिकम्पोज कर देना, H2 और हाफ O2। लेकिन एक लिमिट होगा कि अपन कहां तक सोचे भाई, वो आगे मैं बताऊंगा ना, अभी तो ये शुरुआत है थोड़ा थोड़ा, तो आगे बताऊंगा ना, और अगर कुछ और भी हो सकता है तो वो भी बताऊंगा। भाई आपने कहा सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, मैं उसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड करता हूँ, हाँ तो सब्लिमाइज हो जाएगा, तो बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी जितना बताया उसमें गड़बड़ नहीं करना कि नहीं हम अपनी तरफ से कुछ और सोचेंगे, सर ने जो बताया वो ठीक नहीं है, तो आप अपनी तरफ से नहीं सोचो, है ना इधर, क्योंकि मैंने जो बताया आपको बस उतना ही अपन को सोचना है, ठीक है। बाकी जब मैं बताऊंगा तो ही अपन को आगे लिखना है, आपने नहीं बताया हमने सोचा, उतना भी अगर अपन कर लेंगे जितना बताया तो अपना बहुत कुछ हो जाएगा।
ठीक है, अब अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर मान, क्योंकि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि अगर मान लो सर अपने पास H2O है, आपने इसी को डिकम्पोज करने के लिए कहा, तो भाई नॉन मेटल है, इसको भी कर देना डिकम्पोज, और क्या। तो किस में डिकम्पोज करो, अरे दो एटम है, दोनों एटम को एलिमेंट बना दो, मॉलिक्यूल है तो अपन ऐसे बना देंगे, ये H2O हो गया, लो अपन ऐसे बना देंगे, एलिमेंट में तो कन्वर्ट कर सकता ना, हाँ बिल्कुल कर सकता। सर बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब बहुत आवाज आ रही है, नॉइज। हाँ अब नहीं आ रहा होगा, अब विंडो बंद कर दिया, हाँ विंडो ओपन करके पढ़ा रहा था ना मैं थोड़ा, ठीक है। तो अपन कहेंगे देख, अब ऐसे भी होता है, जैसे किसी मेटल को अपन रिएक्ट करेंगे ना HCl के साथ, दैट कैन बी कॉल्ड एज डबल डिकम्पोजिशन आल्सो, और डिकम्पोजिशन इसका डिकम्पोजिशन करते हैं HCl का। तो जब इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो विल गेट ZnCl2 प्लस H2, ये तो गैस होगा, ये एक्वस मतलब पानी में बनेगा, अपन ने सोल्यूशन ऑफ HCl लिया और इधर अपने पास सॉलिड था, तो सॉलिड ZnCl2 ऐड किया, एक्वस मतलब पानी में इसका सोल्यूशन था, तो पानी में ये बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर। वैसे जिंक क्या मतलब, जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, ये NaOH से भी रिएक्ट करेगा, ये NaOH से रिएक्ट करेगा, बोलो। याद रखना है ना हाँ ये बिल्कुल, वाले। और क्या, रिएक्शन तो याद करने के लिए ही बता रहा हूं कि बार बार याद करो इन रिएक्शन को, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तभी तो मैंने कहा कि कुछ पता होगा तो अपन पढ़ पाएंगे सर, जब हमें रिएक्शन ही नहीं पता मैं कैसे बताऊं कि केमिकल रिएक्शन में मतलब क्या होगा, तो अपन को याद होने चाहिए रिएक्शन ये वाले कि अच्छा मतलब सर ये सारे, सी के लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है? नहीं तो जनरली पर लिखा तो था मैंने, ऑल कार्बोनेट डिकम्पोज लाइक दिस, ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज लाइक दिस, ओपन ने लिखा था, हाँ ऑल तो नाइट्रेट भाई डिकम्पोज लाइक दैट, इसके लिए सी ठीक है वाले ना, के लिए है क्या? इसके लिए नहीं, ये आपको ऐसे ही पढ़ना होगा, याद रखना होगा, ठीक है ना। तो थोड़े रिएक्शंस वो वैसे क्वेश्चन में पढ़ के भी अपन को काफी कुछ पता चल जाता है ना। तो ये थोड़े से रिएक्शंस थे जो अभी मैंने काफी जनरलाइज करके बहुत सारे रिएक्शन बता दिए आपको, जनरलाइज करके भी आपको बहुत सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिए, है ना। फिर धीरे 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 अपने इनपुट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ना, कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि बहुत सारा केमिस्ट्री तो इसमें बता दिया मैंने, ये जो जनरलाइज्ड मैंने आपको बताया ये बहुत सारा केमिस्ट्री है, ठीक है, इसमें बहुत सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वो धीरे धीरे पता चलेगा आपको, हाँ यार सर ने तो बहुत कुछ बता दिया। लास्ट वन अपन ने एक सोल्यूशन में ऐड किया, उसको हीट नहीं किया अपन ने, सोल्यूशन में ऐड किया, जैसे अपन मान लो अपन हमारे पास मतलब अब बस उतने रिएक्शन आज के लिए, इतने रिएक्शन काफी है, या मान लो अपन और बताऊंगा और याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब अपन बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं स्टोइकियोमेट्री पे, क्योंकि थोड़ा रिएक्शन का आइडिया हो गया ना अपन को, अब अगर थोड़ा रिएक्शन का आइडिया होगा तो पढ़ेंगे भी अपन इजीली कैसे स्टोइकियोमेट्री अपन को पढ़ना है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, तो पहले अपन पढ़ते हैं क्या, टू कोरिलेट the number of moles of reactants and products in a chemical reaction. In a chemical reaction. तो पहले अपन ये देखते हैं how to correlate the number of moles between the reactant and product. कैसे कोरिलेट करते हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं पहले, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स,
moles of ammonia formed when 3 moles of nitrogen reacts with excess of hydrogen. Reacts with excess of हाइड्रोजन, ये अपन को पता है। क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन लिखना है और अमोनिया बनाना है। मतलब मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये तो पता चल गया कि मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है और अमोनिया बनाना है, ये बनना चाहिए। अब बात आएगी बैलेंसिंग की। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करो। ये 2 है, ये 3 है, एक इवन एक ऑड है, तो इसको ऑड बना देता है, इसको इवन बना देता है। हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन उधर है। अब अपन को गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का ये मोलर कोफिशिएंट जो लिखा होता है इधर, जैसे इधर 1 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 1, 3 और 2 दिख रहे हैं ना अपन को, दीज आर कॉल्ड मोलर कोफिशिएंट्स। इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए अपन को लिखना होता है, जो अपन को रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए लिखना होता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड मोलर कोफिशिएंट और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो स्टोइकोमेट्रिक था ना, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब मुझे यहां पर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, यहां पर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, वो गिवन है अपन को क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल बनते हैं, 6 मोल्स बनेंगे। तो इसके 3 मोल से इसके 6 मोल बनने चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, मैं ना ऐसे कहूंगा, पहले मैं इनके मोल्स आपस में कोरिलेट करके दिखाता हूं। कैसे कोरिलेट करना है? जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, नाइट्रोजन के मोल्स लिखो, मोल्स ऑफ एन, डिवाइड करो उसके मोलर कोफिशिएंट से, 1 इक्वल टू लिखो मोल्स ऑफ H2 और डिवाइड करो उसके मोलर कोफिशिएंट से 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 लिखो और डिवाइड कर दो उसके मोलर कोफिशिएंट से। मतलब जब आपको आपस में कोरिलेट करने हैं ना रिएक्शन मोल्स को, तो आप ऐसे रिएक्शन को देख के मोल्स लिख लो। तो अपन कहेंगे सर ये सभी जगह एप्लीकेबल है। हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे पास अगर ऐसे भी होता ना कि मेरे पास गिवन है 5A + 3B gives you 2C, तो मैं इनके मोल्स आपस में अगर कोरिलेट करना है तो ऐसे कर दूंगा, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय 5 मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कोरिलेट करते हैं। अब मान लो जैसे यहां पर अपन को गिवन था, आपको क्या गिवन, मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना गिवन है अपन को क्वेश्चन में 3, तो ठीक है लिखो 3 और कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स ऑफ अमोनिया लिख लो। तो मैं ऐसे कर लूंगा, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। ये मुझे 3 गिवन है, देयरफॉर मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 3 into 6 मोल्स। किसी को डाउट नहीं है इसको कैसे लिखते हैं, अपन सबको पता है। क्या करना है, जो है उसके मोल्स लिखो, रिएक्टेंट की तरफ है या प्रोडक्ट की तरफ हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसके मोल्स लिखो। कोई इधर कोई मोलर कोफिशिएंट नहीं, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसे गिवन होता, आप पूछते मुझसे इससे
कैलकुलेट आप ऐसे बोलते हैं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ B and C if the moles of A given in reaction is 0.3. ये गिवन होता मुझे, तो कोई बात नहीं, इन दोनों को इक्वेट करो, ये मुझे गिवन है 0.3, उधर मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, B के मोल्स आ गए। इसके कैलकुलेट करने हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर लो तो इसके मोल्स आ गए, क्योंकि ये अपन को 0.3 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, आपने कहा ना 0.3। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करूंगा, A मुझे गिवन कितना गिवन है 0.3 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, मोल्स ऑफ C, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपकी मर्जी, इन दोनों को इक्वेट कर लो, B आपके आपने कैलकुलेट कर लिया, B को सब्स्टिट्यूट कर देना, मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू, ये मुझे 0.3 गिवन है, सो 0.3 इंटू कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 5, ये लो भाई आपके मोल्स ऑफ C आ गया। ये तो बड़ा इजी है कैलकुलेशन, ऐसे कैलकुलेट करना है फिर तो बड़ा इजी हो गया, आपस में कोरिलेट कैसे करते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो, वरना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे लिए। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ P, Q and X in the given reaction. Given reaction. If 5 gram of Y is formed in reaction, given molecular weight of Y is equal to 20 grams. सर P, Q and X लिखा है ना? हाँ, मुझे रिएक्शन गिवन था 5P 2Q X प्लस 3Y, ये मुझे गिवन क्वेश्चन। तो Y आपको Y के मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उसका वेट इन ग्राम भी गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, तो मैं उसका वेट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास यूज करके उसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, और बाकी पता है तुमको कैसे कैलकुलेट करना, तो जरा कैलकुलेट कर दो। डन। बोलो, मोल्स ऑफ Y तो आपने कैलकुलेट कर ली, इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 और 5/20, 1/4 हो गया, मतलब 0.2।
हो गया? सबने कैलकुलेट किया? यस Yes, यस sir. सर। किया तो चलो फिर देखते हैं। मोल्स ऑफ P डिवाइड बाय 5, moles of Q divided by 2, moles of X divided by, that is 1, is equal to moles of Y divided by 3. तो ये अपन को गिवन है 0.25, 1/4. तो X के मोल्स तो 1/12 आ गए. मोल्स ऑफ X will be equal to 0.25 मतलब 1/4 और डिवाइड बाय 3 मतलब 1/12. मोल्स ऑफ Q कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करो 2 से. मोल्स ऑफ Q will be equal to मोल्स ऑफ Y कितना था 0.25 डिवाइड बाय 3 और Q कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये लो भाई 2 1/6 हो गया. और P के मोल्स कैलकुलेट करना है तो 0.25 1/12 को 5 से मल्टीप्लाई 5/12. तो मोल्स ऑफ P will be equal to 5/12. P will be equal to 5/12. अगर किसी को डाउट है तो बोलो, otherwise I think everybody knows how to correlate the moles in a chemical. यस सर. ठीक है, तो फिर मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पता से, हैं पता से क्वेश्चन ले लेते हैं. अब मेरे पास ऐसे गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट formed when so that 10 gram of calcium carbonate decompose. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करेंगे तो सारे प्रोडक्ट जो बनेंगे उनके मोल्स बताओ जब अपन 5 ग्राम को डिकम्पोज करेंगे तो. कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन आपको पता है, CaO + CO2. किसी को डाउट तो नहीं है? चलो भाई करो कैलकुलेट. अपन को पता है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, देयर इज अ सॉलिड प्लस CO. इसमें तो मोलर कोएफिशिएंट ही 1 है ना, बड़ा इजी हो गया. molecular weight of calcium carbonate is moles of CaCO3 ना, मतलब weight in grams divided by molecular weight. और इसका molecular weight ये 40 होता है कैल्शियम और कार्बोनेट 60, 100 आ गया, 10/100 0.1 आ गया. सभी के मोल्स 0.1 होंगे भाई. इसके मोल्स और इसके मोल्स और इसके मोल्स सबका मोलर कोएफिशिएंट तो 1 है ना. मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ca, वो भी 1, और मोल्स ऑफ CO2 उसका भी मोलर कोएफिशिएंट 1. हाँ तो ठीक है ना, लिखो ना सबके इक्वल मोल्स है और वो 0.1 है. नोबडी विल हैव डाउट. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन.
calculate the moles of each product formed on decomposition of 1.7 gram of pH3. Right? 1.7 ग्राम ऑफ pH3. और जब ये डिकम्पोज होता है तो मैं रिएक्शन दे देता हूँ आपको. ये डिकम्पोज होगा तो विल गेट P4 प्लस H2. तो मुझे 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो इसको 6 टाइम्स. हाँ जी भाई, अब बताओ. दिस इज द रिएक्शन. पहले कैलकुलेट. अच्छा, फास्फोरस का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है ऑफ P 31 होता है. तो मेरे ख्याल से सब 31 ग्राम्स है. 31 ग्राम होता है. तो आप अपने आप मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो. मेरा मतलब ये हो गया. मोल्स ऑफ pH3 1.7 डिवाइड बाय 34, मतलब 17 डिवाइड बाय 34, 1/10, 1/20. ये मोल्स आ गए. 1/20 का मतलब हो गया 0.05. चल भाई, शुरू हो जाता है. मोल्स ऑफ pH3 डिवाइड बाय 4 मोल्स ऑफ P4. हाइड्रोजन का 0.075 मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 6. ये अपन को गिवन है. हाइड्रोजन के अगर इसके कैलकुलेट करना है तो अपन को पता चल गया भाई क्या है अपने पास. 0.05 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ P4, और 0.05 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6. 6.07. बताओ भाई, किसी को डाउट है तो. आई थिंक अपन में से किसी को डाउट नहीं है इसमें. अपन मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इवन मोल्स के साथ साथ आप पूछो इसका वेट गिवन था, बताओ भाई ये अगर गैस है P4, वैसे सॉलिड होता है, इसका अमाउंट पूछ लो. हाँ तो ठीक है ना, मोल्स है ना मेरे पास. नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता ना. तो अब इसका अमाउंट पूछोगे, मोल्स हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट आ जाएगा. H2 का वॉल्यूम पूछ लो तो मैं कहूंगा मोल्स हैं. वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन को पता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. मेरे पास मोल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वॉल्यूम आ जाएगा. इसलिए मैं आपको मोल्स कैलकुलेट कर पा रहा हूं. इफ यू नो द मोल्स यू आर एबल टू कैलकुलेट द वेट, वॉल्यूम, व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड, आप कैलकुलेट कर सकते. ठीक है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन लेते हैं. और मोल्स अपन कैलकुलेट भी किसी भी मेथड से कर सकते हैं. नॉट ओनली द मास, वी कैन कैलकुलेट बाय एनी मींस जो अपन को पता है. एक दूसरा क्वेश्चन.
calculate the weight of KClO3 required to produce 5.6 liter of O2 at STP on decomposition of KCl। ठीक है, तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि KClO3 जो है वो डिकम्पोज होता है, आपने तो बता ही दिया कैसे डिकम्पोज होता है, फिर KCl बनेगा और O2 बनेगा। ये लो भाई बैलेंस। अब मुझे आपने O2 के मोल्स तो दे दिए, 5.6 लीटर देने का मतलब है कि वो आपने मुझे मोल्स कैलकुलेशन बता दिया, एसटीपी लिखा ना, तो वॉल्यूम लीटर डिवाइड बाय 22.4 इज नंबर। ये तो अपन को पता है हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ O2। अगर इसके मोल्स आ गए तो इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए तो उसका वेट पूछा है आपने, बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे किसी एक का तो डाटा दे दो इनमें से, मैं सबके डाटा बता दूं, सबके मोल्स बता दूं। तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ O2 तो मुझे पता है, मोल्स ऑफ O2 5.6 divided by 22.4 1/4। बाकी अपन को पता है मोल्स ऑफ KCl, मोल्स ऑफ O2, ये लो भाई। अगर इसके मोल्स आ जाएं तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके मैं अपना वेट बता दूं। तो अपन क्या करेंगे, मोल्स ऑफ KCl will be equal to 2 into moles of O2, कितना गिवन है अपन को 1/4 ना 0.25 डिवाइड बाय कितना, ये अपन को कैलकुलेट करना है, ये 2 उधर लेके गए डिवाइड बाय 3, लो भैया। तो मास कितना होगा, तो ठीक है मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन को पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स होता है इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, सो मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KClO3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कितना गिवन है अपन को 2 इंटू, तो 0.5 लिख लेता हूँ ना, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 122 पॉइंट, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 122.5, ये तो बताने की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आ गया अपने कितना ग्राम, मतलब 20.4 ग्राम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ O2 ऑन डिकम्पोजिशन। क्या क्या, तो इन छोटा छोटा रिएक्शंस में वी आर एबल टू कोरिलेट द नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर किसी एक के मोल्स गिवन है या कोई डाटा गिवन है जिससे अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाकी अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो यस सर, यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। आप एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करो पूरा। ओके सर।